हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस डेट में जो कार खरीदने का ट्रेंड है लोगों में, वो काफ़ी अधिक बढ़ती ही जा रही है। अब कार खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी तब हो जाती है जब लोग अपने बजट से ऊपर जाके कार खरीद लेते हैं। मतलब कि आप जो कार खरीदना चाहते हैं, उस कार को खरीदने की आपकी हैसियत यानी कि औकात होनी ही चाहिए। जब तक आप उस हैसियत तक पहुँचेंगे ही नहीं और उससे बड़ी कार ले लेंगे, अपनी हैसियत से ऊँची कार ले लेंगे, तो समस्या आपको ही होगी। भले आप लोगों को दिखा देंगे कि आपके पास ये कार है, आपकी एक स्टेटस सिंबल बन जाएगी कि हाँ, इस लड़के के पास, इस व्यक्ति के पास इतनी महंगी कार है, लेकिन बाद में आप ही पछताएंगे। आप ही को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली संघर्ष करना पड़ेगा आर्थिक रूप से। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लगभग कितने रुपए की कार लेने के लिए आपके पास कितने रुपए की सैलरी मंथली होनी चाहिए, यानी कि आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से कौन सी कार आप अफोर्ड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी आपको बताऊँगा ना, आप उसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको जो भी तरीका बताने वाला हूँ, अगर उस तरीके को जान करके आप उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में फॉलो करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी तो सैलरी ही इतनी नहीं है कि आप कोई कार खरीद भी सकते हैं, तो आप कार मत ही खरीदिए। आप बाइक से या फिर स्कूटी से अपना काम चला लीजिए। और यदि आपको कार खरीदना ही है तो सबसे पहले आप कार खरीदने के लायक अपनी सैलरी उतनी कर लीजिए, तभी आप कार खरीदिए। क्योंकि जो तरीका मैं आपको अभी बताऊँगा ना, अगर आप इस तरीके को फॉलो करके कार खरीदते हैं, फिर चाहे उस कार में पेट्रोल का खर्चा हो या फिर मेंटेनेंस का खर्चा हो, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपने हैसियत से ऊपर जाकर कार खरीद लेते हैं और आपकी सैलरी कम है, तो असलियत में आर्थिक रूप से संघर्ष आप ही करेंगे। देखिए, स्टेटस सिंबल के पीछे इतना भी मत भागिए कि आपको आर्थिक रूप से कष्ट करना पड़े। आप कार खरीदिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन हिसाब से खरीदिए, हर चीज़ मेंटेनेंस कर लीजिए, मतलब हर चीज़ मैनेज कर लीजिए, तब खरीदिए। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए, मतलब देखिए, मैं आपको कार का नाम बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि मैं आपको कार खरीदने के लिए एक रूल बताता हूँ, और रूल है 24/10। अब यहाँ पर मैं लोन की बात करूँगा, यानी कि आप कार पूरी पेमेंट देके नहीं ले रहे हैं, आप लोन पे ले रहे हैं। मैं यहाँ पर लोन पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत में अधिकतर लोग, लगभग 60% से अधिक लोग कार लोन पे ही लेते हैं। यदि आप पूरी डाउन पेमेंट दे करके, यानी कि पूरी कार की प्राइस पे करके आप अगर कार लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको ऐसा लेना भी चाहिए। अगर आप पूरे पैसे दे करके कार ले रहे हैं तो आपको खर्चा काफ़ी कम पड़ेगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन आप लोन पे कार ले रहे हैं, तो इसके लिए ये रूल को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? 24/10। अब ये रूल क्या कहता है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। आप जो भी कार ले रहे हैं ना, उस कार की जितनी भी प्राइस है ना, तो उस प्राइस का 20% आपको एनी हाउ आपको दे देना है। उदाहरण के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको 1 लाख की कोई कार लेनी है। हालांकि आज की डेट में 1 लाख की कोई कार मिलती नहीं है, सेकंड हैंड मिल सकती है, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलती होगी। तो 1 लाख का 20% होता है 20,000 रुपये। तो आपको 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करना है। ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। अब देखिए, फिर आता है 420 का मतलब समझ गए कि कार की जितनी भी प्राइस है उसका 20% आपको देना ही पड़ेगा डाउन पेमेंट में। फिर आता है 4, यानी कि जो आपकी लोन की EMI रहेगी, जो आप कार लेने के लिए ले रहे हैं, वो 4 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। फिर है 10, यानी कि जो आपकी EMI जाएगी, साथ में जो आपकी जाएगी मंथली कॉस्ट कार में, यानी कि फ्यूल को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के, वो भी सब मिलाकर आपकी सैलरी का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस रूल को फॉलो करते हैं और इसके मुताबिक यदि आपकी बजट बन जाती है, तो आप कार ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई कार है जिसकी दाम, मतलब जिसकी प्राइस लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। तो समझिए, आपको 7.5 लाख का 20% यानी कि 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे एज अ डाउन पेमेंट। आपने लोन लिया है 6 लाख रुपए का और आपको 4 साल की EMI करवानी है, जो कि मंथली पड़ेगी आपकी 5,000 रुपये, ठीक है। देखिए, आपकी EMI होगी 5,000 रुपये, फ्यूल का कॉस्ट इसमें आएगा मान लीजिए 6,000 रुपये। यानी कि जो आपने 7.5 लाख की कार ली है, अगर मैं उसका एवरेज फ्यूल का कॉस्ट निकालूंगा, एवरेज अधिक हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। यदि आप कार, मतलब जैसे आप कार यूज़ कर रहे हैं वैसे आपका फ्यूल खर्च होगा, लेकिन जो 7.5 लाख रुपए की कार की जो एवरेज फ्यूल की खर्चे हैं, वो लगभग 6,000 रुपये आती है। तो मैंने 6,000 रुपया यहाँ पर डाल करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सारी डेटा एवरेज के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इंश्योरेंस मान लीजिए आपका आएगा मंथली 1,500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये, और मेंटेनेंस मान लीजिए 1,000 रुपये, तो आपका मंथली कॉस्ट आ गया 13,500 रुपये। यानी कि 7.5 लाख से लेकर के 8 लाख तक की कार के लिए आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए 1,35,000 रुपये। यदि आपकी इतनी सैलरी नहीं है, मान लीजिए आप 50 से 60 हज़ार रुपये ही महीने कमा रहे हैं और आपने ले लिया 7.5-8 लाख की कार, तो इससे आपको आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ सकता है, ठीक है। तो नियम के मुताबिक यदि आपकी सैलरी 1,35,000 रुपये हो जाती है, तो ही आप 7.5 लाख से 8 लाख की कार ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मारुति सुजुकी बलेनो या फिर टाटा पंच, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अब जो आप कार देख रहे हैं, उस कार का जो प्राइस है लगभग 30 लाख रुपए के आसपास है। 30 लाख रुपए की कार है, ठीक है।
तो इस हिसाब से आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि कितनी होगी 6 लाख रुपए, ठीक है। और आपका 4 साल का EMI रहेगा, जो कि होगा 30,000 रुपये मंथली, ठीक है। और जो आपका फ्यूल का कॉस्ट है इसमें आपका आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। और जो इंश्योरेंस आ जाएगी आपकी, जो हर महीने जाती है एज अ प्रीमियम, वो होगी 5,000 रुपये। मेंटेनेंस खर्चा होगा लगभग 3,000 रुपये। तो मंथली कॉस्ट आपकी हो गई 48,000 रुपये। यानी कि 30 लाख रुपए तक की बजट वाली कार लेने के लिए आपकी मंथली सैलरी लगभग 4,80,000 रुपये से 5 लाख रुपए होनी ही चाहिए, ठीक है। तब जाके आप 30 लाख तक की कार ले सकते हैं, जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर या स्कोडा कोडियाक, ठीक है। चलिए अब थोड़ी कम सैलरी वाले लोगों के लिए भी बात कर लेते हैं कि जो कम सैलरी में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, वो कितने की कार ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो सबसे कम की कार आती है लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक में आ जाती है। सेकंड हैंड भी मिल जाएगी आपको। और जैसे कि कोई आपकी मारुति सुजुकी ऑल्टो सेकंड हैंड कार, ये आपको 2.5 लाख तक में मिल जाती है। तो अब आइए 2.5 लाख तक की बजट के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 2.5 लाख की कोई कार है जिसकी 20% डाउन पेमेंट होगी 50,000 रुपये, ठीक है। लोन अमाउंट होगा 2 लाख रुपये। और जो 4 साल की EMI जाएगी मंथली हो जाएगी आपकी 3,000 रुपये की, ठीक है। और फ्यूल का कॉस्ट आएगा आपका लगभग 4,000 रुपये का। इंश्योरेंस आएगा आपका 800 रुपये का मंथली एज अ प्रीमियम। और जो आपका मेंटेनेंस आएगा 700 रुपये का। और जो आपकी मंथली कॉस्ट हो गई कार की हो गई 8,500 रुपये की। यानी कि इस हिसाब से अगर आपकी सैलरी 85,000 रुपये है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि आपकी सैलरी 85,000 रुपीज़ है, तब जाके आप 2.5 लाख से 3 लाख की कार ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने रुपए की कार लेने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कार लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है। कार में मेंटेनेंस होता है, उसका फ्यूल का खर्च होता है, ये सब भी देखना जरूरी है, ठीक है। उसमें इंश्योरेंस लगती है। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 लाख की कार लेने के लिए भी आपकी सैलरी 1,35,000 रुपये की आपकी इनकम होनी चाहिए, या फिर 4,80,000 से 5 लाख की आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, तब जाके आप इतने रुपए की कार ले सकते हैं। और कहाँ ऐसे लोग बात करते हैं जो कि महीने के कमाते हैं केवल 40,000 से लेकर के 50,000 रुपये, और बात करते हैं लेंगे मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फॉर्च्यूनर वगैरह वगैरह। अब देखिए ऐसे सपने देखना बुरी बात तो नहीं है। अगर आपको महंगी लग्जरी कार चाहिए अपने स्टेटस सिंबल को सोसाइटी में दिखाने के लिए, तो आप अवश्य ले सकते हैं, लेकिन अपने बजट के हिसाब से लीजिएगा। और इसके लिए मैंने जो आपको रूल बताया है 24/10, इसका पालन जरूर से कीजिएगा। यानी कि आप जितने रुपए की भी कार ले रहे हैं उसकी 20% डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, और आपको इतनी देनी भी है। 4 साल से अधिक की EMI नहीं होनी चाहिए। और कार में जितना भी खर्च आएगा, यानी कि EMI को लेकर के, फिर फ्यूल और इंश्योरेंस और मेंटेनेंस को लेकर के जितना भी खर्च आ रहा है, ये सब आपके सैलरी के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास इस रूल के हिसाब से जितना बजट है, जितने पैसे हैं, उतने बजट की आप कार ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने डाउट आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, सबसे जरूरी, इस वीडियो को आप शेयर तो जरूर से कर दीजिए, ताकि वे लोग जो अपने हैसियत से ऊपर की कार ले लेते हैं और बाद में आर्थिक रूप से पछताते हैं, तो वे ऐसी गलती ना करें, इसलिए उन्हें ये वीडियो पहले से ही भेज दीजिए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, हमारी टीम ने एक नई इंस्टाग्राम पेज को शुरू किया है, और हमने एक नया चैनल भी बनाया है, जहां पर हम भूखों को, गरीबों को, यानी कि जो भिखारी होते हैं रोड की सड़कों पे, हम उन्हें खाना खिलाते हैं। तो कृपया करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप चाहे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस जर्नी में हमें डोनेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें डोनेट कर सकते हैं, जितनी आप चाहे, 10 रुपये से 100 रुपये तक या 1000 रुपये तक, जितनी भी आप चाहे डोनेट कर सकते हैं, और हमारी इस काम में सहायता कर सकते हैं। और ये सब हम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, उनका पेट भरने के लिए कर रहे हैं, और लोगों को अवेयर यानी कि जागरूक भी कर रहे हैं कि आप भी अपने इनकम का कुछ % और अपने समय से कुछ समय निकाल करके जाके उन लोगों को खिलाइए, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, थोड़ा उन्हें सपोर्ट कीजिए, ताकि उन्हें लगे कि वे भी हमारे समाज का हिस्सा है, हम भी उनका ख्याल रखते हैं, और उन्हें भी हम आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो कृपया करके आप हमारी जर्नी में हमारा सपोर्ट कीजिए, और अभी जाकर के इस चैनल को और इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हमें ऐसे और भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिले, जहाँ पे हम बेसहारों का और भूखों का सहायता करेंगे। और हाँ, IQ स्मार्ट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।